नमस्ते भारत। बीपीएससी टीचर 3.2 और 4.0 के एग्ज़ाम को देखते हुए हमने जीके जीएस के इंडियन पॉलिटी को क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ना शुरू किया है। हम जो ये बुक कंप्लीट कर रहे हैं वो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन तो करता ही है, साथ ही साथ एनसीईआरटी और जो एससीईआरटी की जो किताबें हैं उन किताबों के कॉन्सेप्ट को भी यह कवर करता है, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में जो है काफ़ी आपके लिए जो है हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हम प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल में भी पढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि ऑप्शन के डिटेल्स को भी हम पढ़ रहे हैं, जिससे कि हमारा टॉपिक भी साथ साथ जो है कंप्लीट होता चल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने आगे के क्वेश्चन को जो है कवर कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर जो है 142 नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे। तो 142 नंबर क्वेश्चन जो है किससे पूछा हुआ है, तो ये वित्त आयोग से पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या, सत्य कथन को यहाँ पे चुनना है। ए ऑप्शन क्या है कि वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग के बारे में ही सारा ऑप्शन दिया हुआ है, तो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ये बातें क्या है, सत्य है, ये सत्य है। हम पहले ऑप्शन को देख लेते हैं, फिर हम वित्त आयोग के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि वित्त आयोग से क्वेश्चन जो है हमेशा लगभग हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन है, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। तो हाँ, ये बात क्या है, सत्य है कि ये एक संवैधानिक निकाय है, जो कि इसका वर्णन जो है संविधान में अनुच्छेद में एक दिया हुआ है। आर्टिकल नंबर कितना, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 280। कितना में, 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो किया गया है। तो इसलिए वित्त आयोग क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय हम किसे कहते हैं कि जिसका वर्णन जो है भारतीय संविधान में किया हुआ है, किसी अनुच्छेद के रूप में, अनुसूची के रूप में या किसी भी रूप में किया हुआ है भारतीय संविधान में, तो हम कहेंगे वो संवैधानिक निकाय है। तो चूँकि वित्त आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है, तो इसलिए यह एक कैसा निकाय है, संवैधानिक निकाय है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है। तो ये ऑप्शन जो है क्या है, असत्य है। वित्त आयोग को संसद नहीं नियुक्त करती है, बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280, किसमें, अनुच्छेद 280 में ही ये कहा गया है कि प्रत्येक 5वें वर्ष या फिर अगर इस समय से पहले भी आवश्यकता हो, यानी 5 वर्ष से पहले भी यदि आवश्यकता महसूस हो, तो उससे पहले भी जो है राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। तो वित्त आयोग के गठन की शक्ति किसके पास हो गई, राष्ट्रपति के पास हो गई, प्रेसिडेंट के पास हो गई। तो इसलिए जो है ऑप्शन बी नंबर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। वित्त आयोग को कौन नियुक्त करती है, अगर किसके द्वारा नियुक्त करने का किसके पास अधिकार है, तो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के पास है। सी नंबर ऑप्शन क्या है कि वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं। तो वित्त आयोग में 5 सिर्फ सदस्य नहीं होते हैं, यहाँ बस थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है, माइनर थोड़ा सा दिया हुआ है अंतर, कि वित्त आयोग में 5 सदस्य नहीं होते हैं, बल्कि 4 सदस्य होते हैं, 4 सदस्य और 1 अध्यक्ष। तो इस तरह से ये 5 सदस्यीय निकाय है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सदस्य दे दिया है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 4 सदस्य होते हैं और 1 जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष होते हैं, इसलिए 5 सदस्यीय निकाय तो जरूर है, लेकिन सदस्य इसके 4 होते हैं और 1 जो है अध्यक्ष होते हैं। तो एक अध्यक्ष सहित जो है 4 सदस्यीय और या फिर 4 सदस्य वाला या 5 सदस्यीय निकाय है। तो थोड़ा डी नंबर ऑप्शन क्या है कि हर 6 वर्ष बाद वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट जो है पेश करती है। तो हर 6 वर्ष बाद नहीं वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करती है, सामान्यतः ये 5 वर्ष है। आपने ये पढ़ा ही होगा कि वित्त आयोग की जो रिपोर्ट होती है 5 साल के लिए ही होती है। 5 साल के लिए अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति के समक्ष रखती है। जैसे कि अभी 15वां वित्त आयोग जो चल रहा है, 15वां वित्त आयोग चल रहा है, तो इसकी रिपोर्ट कब से कब तक के लिए है, 2021 से लेकर के 2026 तक के लिए जो है वित्त आयोग जो है अपनी 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट जो है काम करेगी। तो 2021 से 26 तक के लिए तो सामान्यतः जो है वित्त आयोग की रिपोर्ट 5 साल के लिए होती है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। 6 वर्ष नहीं, बल्कि सामान्यतः 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करती है। तो सत्य कथन पूछ रहा था, तो ए नंबर ही सिर्फ सत्य है, बाकी सब असत्य है। वित्त आयोग सिर्फ एक क्या है, संवैधानिक निकाय है। तो थोड़ा हम वित्त आयोग को डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी वित्त आयोग से ही दिया हुआ है, जिससे कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में जो है आसानी होगी। तो
तो वित्त आयोग का वर्णन कहाँ है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है। और वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय है और वित्त आयोग का गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष यदि आवश्यकता हो तो इससे पहले भी जो है इसका गठन किया जा सकता है। और वित्त आयोग में जो है 4 सदस्य और 1 अध्यक्ष होते हैं। और वित्त आयोग में जो सदस्य होते हैं या जो अध्यक्ष होते हैं तो उन सदस्यों की या अध्यक्ष के योग्यता या फिर उनका चयन किस आधार पे किया जाएगा, तो ये निर्धारण का अधिकार किसके पास है? ये निर्धारण का अधिकार जो है संसद के पास है। तो इस तरह से जो है संसद ने अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता का निर्धारण किया है। अध्यक्ष के बारे में कहा गया है कि वो सार्वजनिक मामलों के अनुभवी हो। वहीं सदस्य के बारे में कहा गया है कि वो हाईकोर्ट के यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो सकते हैं, किसी लेखा एवं वित्त मामलों के वो विशेष ज्ञान रखने वाले हो सकते हैं, या फिर प्रशासन या वित्तीय मामलों के वो जानकार हो सकते हैं, या फिर अर्थशास्त्री हो सकते हैं, यानी कि उनको अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का जो है विशेष ज्ञान हो। तो ये जो है वित्त आयोग के सदस्य की योग्यता के बारे में संसद के द्वारा बताया गया है। वहीं वित्त आयोग का कार्य क्या होता है कि जो भी जो है सरकार का टैक्स से कलेक्शन हुआ है तो उस करों का आवंटन करना संघ और राज्य के बीच में, जो भी संघ है यानी केंद्र और राज्य के बीच में जो है या फिर केंद्र शासित प्रदेश के बीच में करों के आवंटन के लिए जो है सिफारिश करना वित्त आयोग का काम होता है। साथ ही साथ भारत की जो संचित निधि है, संचित निधि में जो भी धन है तो उस संचित निधि से जो है राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान के लिए सिफारिश करना, ये भी वित्त आयोग का कार्य होता है। और ये वित्त आयोग जो है अपनी रिपोर्ट, वित्त आयोग जो भी अपना रिपोर्ट तैयार करता है तो उस रिपोर्ट को वो राष्ट्रपति को सौंपता है, प्रेसिडेंट को सौंपता है। और प्रेसिडेंट जो है इस रिपोर्ट को सामान्यतः जो है लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद के दोनों पटल पर जो है राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को रखते हैं। और जो भी वित्त आयोग सिफारिश करता है तो वित्त आयोग की सिफारिशें जो हैं सलाहकारी प्रकृति की होती हैं, यानी कि बाध्यकारी नहीं होती है राष्ट्रपति पर, बल्कि वो जो है इस सिफारिश को मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। अभी तक कितने वित्त आयोग का गठन हो चुका है? 15 वित्त आयोग का गठन हो चुका है। तो जिसमें से पहला वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये गठन तो हुआ है 1951 में, गठन हुआ है 1951 में, लेकिन इसने रिपोर्ट अपना जो है किस वर्ष के लिए सौंपा था? तो 1952 से लेकर के 57 के लिए, 1952 से 57 के लिए पहले वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सौंपी थी। तो 5 साल है ना, 52 से 57 के लिए। तो सामान्यतः जो है वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट जो है 5 साल के लिए पेश करती है। तो 52 से 57 के लिए आप पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम याद रखेंगे। तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है? के.सी. नियोगी जो है पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। गठन का वर्ष और जो है इसका जो रिपोर्ट किस समय के लिए रहा, तो आप दोनों याद रखेंगे। तो गठन तो हुआ प्रथम वित्त आयोग का 1951 में, लेकिन अपनी इसने रिपोर्ट, अपनी सिफारिशें जो है किस वर्ष के लिए जो है इसने राष्ट्रपति को सौंपी? तो 52 से 57 के लिए। वहीं अभी जो 15वां वित्त आयोग चल रहा है, तो 15वां वित्त आयोग का रिपोर्ट जो है कब से कब तक के लिए है? तो ये 2021 से लेकर 26 के लिए है, 2021 से 26 के लिए है। तो इसी बीच में 24 का भी जो टाइम आता है, तो 24 का भी जो है सिफारिशें 15वें वित्त आयोग के अनुसार ही चल रहा है। और इस 15वें वित्त आयोग के जो है अध्यक्ष कौन है? तो N.K. सिंह है। N.K. सिंह, नंद किशोर सिंह जो है 15वें वित्त आयोग के जो है अध्यक्ष है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि 15वां वित्त आयोग का रिपोर्ट किस समय तक के लिए है और इसके अध्यक्ष जो है कौन है और इसके क्या क्या सिफारिशें रही हैं। तो थोड़ा बहुत सिफारिश को भी जो है आप पढ़ सकते हैं। वहीं 16वां वित्त आयोग का भी जो है गठन किया जा चुका है राष्ट्रपति के द्वारा। तो 16वां वित्त आयोग का गठन जो किया गया है, तो उसकी सिफारिशें कब से कब तक के लिए रहेंगी? 2026 से लेकर के 31 के लिए। ये 16वां वित्त आयोग, 16वां फाइनेंस कमीशन 16वां वित्त आयोग की रिपोर्ट जो है 26 से 31 के लिए रहेगी। और इसके अध्यक्ष इनको बनाया गया है, तो इनके अध्यक्ष जो है अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। अरविंद पनगड़िया को जो है 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो आप 16वां वित्त आयोग को भी जो है याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है
कि वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। गलत कथन यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा असत्य कथन है। पहला सत्य पूछा था, दूसरा असत्य गलत पूछा है। तो ए नंबर ऑप्शन क्या है कि वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती हैं। तो अभी हमने पढ़ा वित्त आयोग के बारे में डिटेल कि वित्त आयोग के द्वारा जो 5 साल का रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपा जाता है और राष्ट्रपति से संसद के दोनों पटल लोकसभा और राज्यसभा पर रखने का काम करते हैं। तो ये सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती हैं बल्कि सलाहकारी प्रकृति की होती हैं। क्या होती हैं? वित्त आयोग की जो रिपोर्ट होती है वो सलाहकारी प्रकृति की होती है, ना कि बाध्यकारी होती है। तो ये नंबर ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया, और गलत ही पूछ रहा था तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो और ऑप्शन को हम देख लेते हैं क्योंकि और ऑप्शन जो है सत्य कथन है। बी नंबर क्या है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान से निर्धारित की गई है। तो हाँ, वित्त आयोग के अध्यक्ष या फिर सदस्य की योग्यता क्या होगी, ये संविधान के द्वारा निर्धारित की गई है। और ये अधिकार किसको दिया गया है? और ये निर्धारण का अधिकार जो है संसद को दिया गया है। तो ये अंतर आप बस याद रखेंगे कि वित्त आयोग का गठन तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का क्या योग्यता होगा, ये योग्यता का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। सी नंबर क्या है कि अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। तो हाँ, ये बात भी सत्य है। और हमने पढ़ा भी कि 15वां वित्त आयोग का रिपोर्ट कब से कब तक के लिए है? 2021 से 26 तक के लिए है। और वित्त आयोग 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह हैं। तो अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, हालांकि 16वां का भी गठन हो गया है जिसको कि हमने पढ़ा ही। डी नंबर ऑप्शन क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो हाँ, 280 के अनुसार ही जो है वित्त आयोग का गठन का अधिकार राष्ट्रपति के पास है कि प्रत्येक 5वें वर्ष जो है या फिर आवश्यकता अनुसार इससे पहले भी राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। ये बात कहाँ कहा गया है? आर्टिकल 280 में कहा गया है। तो इस क्वेश्चन में ए नंबर ऑप्शन सिर्फ जो है सत्य कथन था। ए नंबर ऑप्शन जो है सत्य कथन था, बाकी सब क्या है? सत्य कथन है। बाकी सब डिटेल दिया हुआ है सत्य कथन के बारे में। तो वित्त आयोग को हमने डिटेल्स में पढ़ लिया है। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेफा क्या है? तो नेफा क्या है? एन से हो गया नॉर्थ, ई से ईस्ट, एफ से फ्रंटियर और ए से एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी को हम नेफा कहते हैं। तो हम नेफा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो नेफा का जो गठन है इस NEFA, NE जो F है नेफा का गठन कब हुआ है? तो 1954 में हुआ है। 1954 में नेफा का गठन हुआ। और ये जो है नेफा का जो क्षेत्र है, एक तरह से क्षेत्र है, तो कौन सा क्षेत्र जो है नेफा का है? तो अगर हम इंडिया का ये मैप देखें तो ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र है, जिसमें कि ऊपर में अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, नीचे का अरुणाचल प्रदेश, साथ ही साथ यहाँ पर जो असम का कुछ क्षेत्र है, तो इसको मिला करके, वो भी असम का आदिवासी कुछ क्षेत्र है, उसको मिला करके नेफा का गठन किया गया था। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी का गठन किया गया था 1954 में। और इसको जो है अनुसूची, भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में शामिल किया गया था इस नेफा के क्षेत्र को, जिससे कि यहाँ कुछ जो है विशेष प्रावधान को शामिल किया गया था नेफा के तहत अनुसूची 6 में शामिल करके। हालांकि इस नेफा वाले क्षेत्र को जो है 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, यूटी बना दिया गया अरुणाचल प्रदेश के नाम से। तो अरुणाचल प्रदेश के नाम से जो है नेफा के क्षेत्र को बना दिया गया एक केंद्र शासित प्रदेश। कब बनाया गया है? 1972 में। तो नेफा को आप याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश का ही पुराना नाम नेफा है। तो 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बना, वहीं 1987 में जाकर के अरुणाचल प्रदेश जो है पूर्ण राज्य के रूप में इसको जो है इसको मान्यता मिली 1987 में अरुणाचल प्रदेश को। तो नेफा क्या है? अरुणाचल प्रदेश का ही एक तरह से पुराना नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है, जो PRI है, तो PRI का सबसे मुख्य भाग क्या है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर ग्राम सभा हो जाएगी, क्योंकि उच्च न्यायालय, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये सब इससे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या होता है? तो ग्राम सभा होती है, जो कि इसका एक तरह से प्राथमिक निकाय है। तो ग्राम सभा पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग होता है। तो हम पंचायती राज को जो है काफ़ी डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि पंचायती राज ये PRI क्योंकि ये जो PRI इंस्टीट्यूशन है, ये BPSC का जो है PSC का फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन जो है रहता ही रहता है, 1 2 3 क्वेश्चन हमेशा रहता है। तो पंचायती राज को हम पढ़ लेते हैं।
तो इस पंचायती राज में हम सबसे पहले इस ग्राम सभा को ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि ग्राम सभा से जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसके बाद हम पंचायती राज को पढ़ेंगे। तो ग्राम सभा का वर्णन कहाँ किया गया है? तो ग्राम सभा का वर्णन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल जो है 243 बी में ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है। और यह जो ग्राम सभा होती है वो पंचायती राज और ग्राम विकास की एक तरह से धुरी मानी जाती है, क्योंकि ये प्राथमिक इंस्टीट्यूशन होती है। सभा जो होती है एक तो पंचायती राज की प्राथमिक संस्था होती है और साथ ही साथ जो है सबसे बड़ी संस्था भी होती है पंचायती राज की। सबसे बड़ी संस्था कैसे होती है? क्योंकि ग्राम सभा में जो भी सदस्य होते हैं वो वहाँ के मतदाताओं जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, क्योंकि मतदाता के लिए उम्र क्या होना चाहिए? 18 वर्ष। तो जो भी 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और जो मतदाता हैं और जिनका नाम उस ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में शामिल हैं, वैसे सभी लोग जो हैं इस ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा निकाय बन जाएगा कि नहीं। वहीं जो एक और जहाँ पंचायती राज की जो अन्य संस्थाएं हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला परिषद, उसका गठन जहाँ निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, वहीं ग्राम सभा जो है मतदाताओं से मिलकर चूंकि बना होता है, इसीलिए जो है ग्राम सभा एक तरह से सबसे बड़ी संस्था होती है पंचायती राज की और प्राथमिक संस्था भी होती है। और सबसे मुख्य भाग भी जो है पंचायती राज का ग्राम सभा ही होती है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ग्राम सभा पंचायती राज की मुख्य संस्था है और इसका आप अनुच्छेद जो है याद रखेंगे। वहीं हम पंचायती राज के बारे में पढ़ लें तो पंचायती राज किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। जो 3 सूचियाँ होती हैं, 7वीं अनुसूची में 3 जो सूचियाँ शामिल है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो पंचायती राज किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। और इस पंचायती राज जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी शक्तियों का जो है बंटवारा करने का काम करता है। और ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को संवैधानिक रूप यानी कि इस पंचायती राज को संवैधानिक संस्था के रूप में जो है कब स्थापित किया गया है? तो 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जो है पंचायती राज को संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया। संवैधानिक स्वरूप कैसे प्रदान किया गया? तो इसे जो है भारतीय संविधान का भाग 9 के क में जोड़ा गया। तो पंचायती राज कहाँ है? संविधान के भाग 9 के क में है। वहीं जो है अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है और भाग जो है संविधान के भाग 9 के क में पंचायती राज है। और वहीं भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 243 जोड़ा गया। 243 अनुच्छेद और भाग 9 के का और अनुसूची 11 जोड़ करके पंचायती राज को संवैधानिक स्वरूप जो है प्रदान किया गया है। और ये संवैधानिक स्वरूप जो प्रदान किया गया, तो ये किस समिति की सिफारिश पर प्रदान किया गया? ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पंचायती राज को संवैधानिक स्वरूप किस समिति की सिफारिश पर प्रदान किया गया है। तो समिति आपका नाम याद रखेंगे, LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति जिसका गठन जो है 1986 में हुआ है। तो इस समिति की LM सिंघवी समिति की सिफारिश के आधार पर जो है पंचायती राज को यानी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा जो है प्राप्त हुआ है। और वहीं हम पंचायती राज को सशक्त बनाने के लिए और समितियों का भी गठन हुआ है, जिसमें बलवंत राय मेहता समिति, जिसका गठन जो है कब हुआ है? और 1957 में हुआ है। तो बलवंत राय मेहता समिति से भी क्वेश्चन पूछता है। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ है। वहीं अशोक मेहता समिति का गठन जो है कब हुआ है? तो ये 1977 में हुआ है। LM सिंघवी को हमने पढ़ाई 1986 में हुआ है। और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो 73वां संविधान संशोधन से दिया गया, उससे पहले भी एक संवैधानिक संशोधन के रूप में प्रयास हुआ था, जहां से बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो 73वां से पहले जो है 64वां संविधान संशोधन जो कि कब लाया गया है? जो कि जो है 1989 में 64वां संविधान संशोधन 1989 में लाया गया है, 89 में लाया गया है। तो इसके माध्यम से भी प्रयास हुआ था। तो 64वां संविधान संशोधन 1989 भी पंचायती राज से संबंधित है। यही क्वेश्चन पूछा था, दे दिया था ऑप्शन में बहुत सारे संवैधानिक संशोधन और पूछा था पंचायती राज से कौन संबंधित है। तो 64वां संविधान संशोधन 1989 भी पंचायती राज से संबंधित है। इसमें एक क्वेश्चन और रहता है कि बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायती राज का जो है सिफारिश की? अशोक मेहता ने कितने स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की? तो बलवंत राय मेहता ने जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की है। एक तो ग्राम पंचायत हो, दूसरा पंचायत समिति हो,
पंचायत समिति और तीसरा जो है जिला परिषद। तो ये 3 स्तरीय जो है पंचायती राज की सिफारिश बलवंत राय मेहता के द्वारा की गई। जो ग्राम पंचायत हो पंचायत के स्तर पर, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर हो और ये प्रशासनिक प्राधिकरण के रूप में ये कार्य करे। वहीं जिला परिषद जो है जिला के स्तर पर हो। तो इस तरह से बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की। वहीं जो है अशोक मेहता समिति ने जो है द्विस्तरीय की सिफारिश की। एक मंडल पंचायत हो और दूसरा जिला परिषद, जिसमें से कि मंडल पंचायत ये ब्लॉक लेवल पर मंडल पंचायत हो और ये जिला परिषद जो है जिला स्तर पर हो। तो अशोक मेहता ने द्विस्तरीय और बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की जो है सिफारिश की थी। इस पंचायती राज से रिलेटेड कुछ आप भारतीय संविधान का अनुच्छेद याद रखेंगे, जहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन जो है डायरेक्ट अनुच्छेद डाल करके ऑप्शन में पूछ लेता है। तो सबसे पहले तो पंचायती राज का अनुच्छेद क्या है, तो आर्टिकल जो है 243 से लेकर के 243 ओ तक पंचायती राज का जो है प्रावधान किया गया है, जिसमें से है 243 जे में आरक्षण की व्यवस्था की गई है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को पंचायती राज में जो आरक्षण का जो प्रावधान है, तो 243 डी में जो है आरक्षण है। 243 डी में क्या है, आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वहीं जो है 243 जी में ग्राम पंचायत का वर्णन है। जी से क्या होता है, ग्राम होता है, तो आप याद रखना आसान होगा। 243 जी में क्या है, ग्राम पंचायत है। जी वाला क्वेश्चन जो है बीपीएससी पूछ चुका है। तो 243 जी में क्या है, ग्राम पंचायत है। वहीं 243 आई में आर्टिकल 243 आई में क्या है, राज्य वित्त आयोग है। राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। अभी जो हमने वित्त आयोग पढ़ा आर्टिकल 280 के तहत जो केंद्र में होता है, वहीं आर्टिकल 243 आई के तहत जो है राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। राज्य वित्त आयोग, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जैसे वही प्रत्येक 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार जो है इससे पहले भी राज्यपाल के द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जा सकता है आर्टिकल 243 आई के तहत। याद रखने के लिए जो है आसान है। आई से क्या होता है, इनकम होता है। वित्त आयोग एक तरह से इनकम का सोर्सेस का काम करता है, तो इसलिए आई से इनकम और आई से आप वित्त आयोग को जोड़ करके याद रख सकते हैं। वहीं 243 के में किसका वर्णन है, तो 243 के में जो है राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन 243 के में है। और 243 एफ में ये कहा गया है कि पंचायत का सदस्य बनने के लिए, जो कल हमने क्वेश्चन को पढ़ा था कि पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष जो है पंचायत का सदस्य बनने के लिए उम्र सीमा होना चाहिए। जहाँ लोकसभा के लिए कितना होता है, लोकसभा के लिए होता है 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए होता है 30 वर्ष। वहीं जो है पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। इस पंचायती राज से आप एक पॉइंट और याद रख सकते हैं, पेशा को, PESA, पेशा, जो कि कब का है, 1996 का है। तो ये पेशा है क्या, तो पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 में जो लाया गया, तो ये इसके लिए लाया गया था कि अगर पंचायती राज जो अधिनियम है 1993 का, जो संवैधानिक संशोधन के रूप में लाया गया है, तो वो कुछ क्षेत्रों पर जो है नहीं लागू होंगे। तो किन क्षेत्रों पर, कुछ अनुसूचित क्षेत्रों पर जो है अगर नहीं लागू होते हैं, तो वैसे क्षेत्रों कुछ संशोधन करके पेशा को लागू किया जाएगा। तो ये पेशा का संबंध भी किससे है, पंचायती राज से है। बस आप इतना ही याद रखेंगे, क्योंकि आगे का क्वेश्चन कुछ वैसा पूछा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर बता दी। तो हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है। तो नए राजनीतिक दल को अनुमति देने का आशय है कि कोई भी राजनीतिक दल का पंजीकरण करना हो या उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना हो, तो ये सब करने का काम कौन करता है, तो चुनाव आयोग, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा जो है ये काम किया जाता है। तो थोड़ा सा हम इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ लेते हैं शॉर्ट में, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो चुनाव आयोग है, जो कि भी चुनाव जैसे इलेक्शन करवा
करवा रही है, लोकसभा चुनाव करवा रही है, तो ये एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है और इसका वर्णन, चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में है। और ये चुनाव किसका किसका कराती है, तो एक तो संसद का कराती है जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों, राज्य विधानमंडल का कराती है, राष्ट्रपति का कराती है, उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है। और चुनाव आयोग जो है 3 सदस्यीय निकाय है जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। और इनकी नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है, तो इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनको जो है उसी आधार पे हटाया जाता है जिस आधार पे सुप्रीम कोर्ट को जस्टिस को हटाया जाता है। और साथ ही साथ इनका काम क्या होता है, तो राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चुनाव चिन्ह देना, निर्वाचन की तिथि व समय सारणी निर्धारित करना या फिर चुनाव के समय जो है आदर्श आचार संहिता को लागू करना। वर्तमान में कितने ऐसे दल हैं जिनको कि राष्ट्रीय दल की मान्यता चुनाव आयोग के द्वारा दी गई है, तो 6 ऐसे राष्ट्रीय दल हैं। कितने? 6 ऐसे राष्ट्रीय दल हैं जिनको जो है राष्ट्रीय दल की मान्यता दी गई है। एक तो भाजपा, दूसरा INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, तीसरा CPIM यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो मार्क्सवादी है वो, BSP, फिर NPP नेशनल पीपुल्स पार्टी और एक है आम आदमी पार्टी। तो 6 जो है ऐसे पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय दल की मान्यता निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है दी गई है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन कहाँ है, अभी हमने पढ़ा ही, तो 243 में जो है राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन है और 324 में केंद्रीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वर्णन है। आज हम यहीं तक रहने देते हैं, बहुत समय हो गया है। समय इसलिए लग रहा है कि हम किसी भी एक क्वेश्चन को सिर्फ नहीं पढ़ रहे हैं, उस क्वेश्चन के पूरे चैप्टर को हम पढ़ ले रहे हैं, तो समय तो थोड़ा लग जाएगा। लेकिन ये भी है कि अगर आप साथ साथ उस चैप्टर को पढ़ते चलें, उस टॉपिक को पढ़ते चलें, तो आपका जो है टॉपिक कंप्लीट होता चलेगा और आप रिवीजन होता चलेगा, जिससे कि चीज़ें जो है याद हो जाएगी और एग्ज़ाम में यही काम आता है। बार बार रिवीजन किया हुआ चीज़ हमें ज़्यादा याद रहता है। तो फिर हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।